हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और हम इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं क्लास 10 के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 2 की हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम बातें करते हैं चैप्टर्स के अंदर। आज के जो इस वीडियो से लेक्चर का जो हमारा टारगेट रहेगा, पहले तो हम समझेंगे हाउ टू क्रिएट अ मोर एम्प्लॉयमेंट। पहले हम क्या समझेंगे? हाउ टू क्रिएट अ मोर एम्प्लॉयमेंट। हम कैसे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं रूरल बेस होकर मैं बातें करूं, है ना, जैसे कि हम गांव में हम देखते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि देखो, जब मैं 1970 से बिफोर की मैं बातें करता हूँ, उस टाइम पे हमारे पास क्या आते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज, हम उसकी जगह इरिगेशन मतलब हम बात करते हैं, मतलब जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड यूज करते थे। तो हमारे कंट्री में हमें देखने को मिलता है क्रॉप्स का प्रोडक्शन ना ज्यादा नहीं होता। जैसे ही हमने क्या किया, हमने अडॉप्ट किया कौन से सिस्टम का, हमने मॉडर्न फार्मिंग जब सिस्टम को हमने अडेप्ट किया, तो उससे क्या हमारे कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि फूड ग्रेन्स के अंदर प्रोडक्शन क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया हर साल पे साल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हो कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं जैसे मैं रूरल एरिया में बात करता हूँ, आपको पता है कि रूरल एरिया के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर या बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या होते हैं, बिजी होते हैं। ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आता है, वो आपको ना एग्रीकल्चर काम करते दिख जाएंगे। इसके लिए हमें वहां पे कैसे हम ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अगर उनको हम इरिगेशन प्रोवाइड करें, है ना। जरा समझना, इरिगेशन का मतलब हो गया, यहाँ पे इरिगेशन किस पॉइंट से बुild कर रहे हो, मतलब मोर क्रॉप्स ग्रोन इन ड्राई सीजन। हम ड्राई सीजन के अंदर भी हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स क्या कर पाएंगे, अब लाइक हम बेसिकली हम ज्यादा ज्यादा क्रॉप्स क्या कर पाएंगे, ग्रोन कर पाएंगे, है ना। या तो हम बात कर ले कि वहां पे मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न यूज कर सकते हैं ना, कि मतलब एक साल के अंदर एक से ज्यादा क्रॉप्स क्या करना, ग्रो करना, है ना, कि मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा, है ना, कि मोर देन वन क्रॉप्स ग्रोन इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल के हम एक से ज्यादा क्रॉप्स क्या आते हैं, ग्रोन करते थे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ज्यादा ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अगर उनको ड्राई सीजन के अंदर भी अगर हम इरिगेशन जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें बाय द गवर्नमेंट, है ना, सब चीजें गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। अगर गवर्नमेंट इरिगेशन जैसी फैसिलिटी अगर उनको ड्राई सीजन के अंदर प्रोवाइड करे, तो इसका मतलब क्या, उनके पास जॉब रहेगी। अगर जॉब रहेगी तो ऑफकोर्स ये बात है कि क्या होगा, उनके पास इनकम का एक सोर्स रहेगा। क्या रहेगा, इनकम सोर्स। अब ये जो भी ग्रोन करेंगे उनको क्या करेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। क्या करेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन करने से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन करने से क्या होगा, सेल, हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, सेल ऑफ सरप्लस की हम बात करते हैं, सेल ऑफ सर प्लस की हम बात करते हैं, है ना। तो सेल ऑफ सरप्लस करेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है, सेल भैया जो भी क्रॉप ग्रोन करेंगे उनको बेचना, उनके पास सरप्लस आएगा, मतलब उनके पास क्या आएगा, इनकम आएगा। इनकम आएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, इनके पास ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट रहेगी। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और जरा समझे, एक स्टोरी समझते हैं। हम जो भी क्रॉप्स ग्रोन करते हैं, है ना, उसके बाद क्या होती है कि जो गवर्नमेंट्स होती है ना, जो गवर्नमेंट्स होती है वो क्या करती है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर डेवलप करे, इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप करे, जैसे रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, है ना, सब चीजें डेवलप करे, तो वहां पर ज्यादा ज्यादा इंडस्ट्री क्या होती है, डेवलप होती है ना। इंडस्ट्री का मतलब बेसिकली इंडस्ट्री को यहाँ पे अट्रैक्ट करती है, सिंपल सी बात है ना। कोई भी एक ऐसा एरिया जहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, तो वहां पर ज्यादा ज्यादा इंडस्ट्री आई, तो वहां पर नए नए क्या होंगे, नए नए इंडस्ट्रीज फॉर्म होंगे, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे बोला। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, कैसे ज्यादा ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट है। देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती है, जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री, तो हमें उनको डेवलप करनी चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्री मतलब जैसे कि मैं बात फूड प्रोसेसिंग की मैं बात कर लूं, है ना, जैसे मैं एग्जांपल बोल, जैसे कि हम फूड प्रोसेसिंग स्मॉल इंडस्ट्री की बात करते हैं, चाहे मैं पोल्ट्री की मैं बात करता हूँ, ठीक है, चाहे मैं हैंडलूम की बात करता हूँ, ठीक है, चाहे मैं हैंडलूम की बात करता हूँ, ठीक है। ये वो इंडस्ट्री होते हैं जिनमें हमें लेस कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे लेस कैपिटल में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो हम क्या, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर हम प्रमोट करते, इससे क्या होगा कि कम कैपिटल में ज्यादा ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, ज्यादा ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी।
एक तरीका है हम इसके अंदर और बात कर सकते हैं, अगर मैं इसी को थोड़ा सा और फर्दर अगर समझने की कोशिश करूं, एक हम बात कर सकते हैं एजुकेशन, है ना। एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म, अब देखो ये एजुकेशन के अंदर मैं किस तरह के रिफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एजुकेशन के अंदर मतलब कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको वोकेशनल स्टडी भी दिया जाए, वोकेशनल स्टडी हो गया है ना, चाहे वोकेशनल स्टडी प्रोवाइड करना, वोकेशनल स्टडी प्रोवाइड करना, चाहे मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ वोकेशनल स्टडी के साथ साथ अगर मैं बताऊँ उनके स्किल बेस्ड अगर उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए, है ना, जिससे क्या होगा, उनका नॉलेज तो गेन होगा, लेकिन वो अपने स्किल पे भी क्या कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनके पास मतलब कि आज के टाइम में जिस तरह से मॉडर्न हमारा आज का टाइम चला, आज के अकॉर्डिंग हमें क्या बोले ज्यादातर रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे तरीके हैं। अब देखो यहाँ पे उनको एजुकेशन दिया जाएगा तो ऑफकोर्स ये बात, आप देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर मैं और चीजों की मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जैसे कि टूरिज्म की भी हम बात कर सकते हैं। टूरिज्म हो गया, आईटी, आजकल ये वो सेक्टर्स है जहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, जहाँ पे ज्यादातर रोजगार हमें दिखते हैं, कितनी तेजी से ये ग्रो करते हुए इंडस्ट्रीज है। देखो टूरिज्म का मतलब सिंपल है, क्या एरिया के अंदर टूरिज्म बढ़े तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा होटल्स ओपन करेंगे, होटल्स ओपन उनके पास क्या होगा, धीरे धीरे उनके पास रोजगार आने लग जाएगा, है ना। रोजगार आएगा तो उनके भी क्या होगी, उनके पास इनकम आएंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि कुछ ऐसे तरीके जिनसे हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट को हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर हम नया टॉपिक की हम बात करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एक्ट, जो यहाँ पर 2005 उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो एक टॉपिक होता है, जरा टॉपिक जरा समझना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 की हम बात करेंगे। देखो ये सिंपल से क्या आता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया स्कीम था, जिसका सिंपल सा मोटिव था कि हम लोगों को 100 दिन का क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये जो स्कीम था, जो एक्ट था, बेसिकली एक्ट किसके अंदर इंप्लीमेंटेड था, इंप्लीमेंटेड, ये इंप्लीमेंटेड करता था, इंप्लीमेंटेड टू राइट टू वर्क, ये राइट टू वर्क को इंप्लीमेंट करता था, ये बात याद रखना, ठीक है। ये कौन से किसको इंप्लीमेंट करता है, राइट टू वर्क को इंप्लीमेंट करता था, जिसके अंदर लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता था। इसका सिंपल से एक्ट का एक ही मोटिव था, एक ही एम था कि हम लोगों को 100 दिन का क्या प्रोवाइड करेंगे, रोजगार प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। बाय चांस जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क चलते हैं, उस प्रोजेक्ट वर्क के अंदर आपने देखो जो डेली वेजेस वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या कहता है, उनको 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करना है। इस वाले स्कीम के अंदर इनका मतलब कि जो एक्ट था प्रोवाइड करना, अगर गवर्नमेंट बाय चांस वो 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या देते हैं, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी प्रोवाइड करते थे उनको। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हम 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पाए तो हम 100 दिन के रोजगार के हम पैसे देंगे, भले हम उनको रोजगार तो नहीं दिया, काम तो नहीं लिया, हम 100 दिन का उनके क्या प्रोवाइड करेंगे, उनको वो 100 दिन के काम के हम पैसे उनको प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपल सा स्कीम का हमने क्या मतलब समझा। अगर मैं ये स्कीम की बात मैं करूं तो गारंटीड 100 guaranteed 100 डेज, 100 दिन का, है ना, गारंटी 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर, एक साल के अंदर हम क्या करेंगे, 100 दिन का रोजगार क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता था। इसके अंदर क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाता था लोगों को, है ना। सिंपल सा कि अगर 100 दिन का रोजगार नहीं था, हम उन रोजगार वाला हम उनको क्या करेंगे, हम उनको पैसे जरूर देंगे, पहले हम उनको काम हमने प्रोवाइड किया नहीं किया, लेकिन हम उनको पैसे 100 दिन के हिसाब से हम उनको देंगे, ठीक है। क्या ये बातें यहाँ पे समझ आती है, सिंपल सा था। इसके आगे हम जो अगला हमें जो फर्दर टॉपिक जो हमें समझना है, हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में हम कुछ बातें यहाँ पे कर लेते हैं।
देखो दो तरीके के सेक्टर, जब मैं सेक्टर की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे ना हम देखो, एक तो होते हैं कुछ तो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, कुछ तो पब्लिक सेक्टर भी होते हैं। ये तो हो गया ओनरशिप की बेसिस पे। अगर मैं यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बात करूँ, तो यहाँ पर ना देखो दो सेक्टर्स हम अपने इकोनॉमिक में दो सेक्टर के अंदर हम डिवाइड करते हैं। कितने सेक्टर के अंदर? दो सेक्टर के अंदर। जो आज के टॉपिक जो हमें समझना है, एक तो हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे। और हम बात करेंगे यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी हम क्या करेंगे? बात करेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करेंगे यहाँ पे। देखो जब हम दो सेक्टर्स की बात करते हैं, तो इन दो सेक्टर के अंदर डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है? देखो जो ऑर्गेनाइज, देखो जरा सिंपल सा पहले समझो। मान लो एक कंपनी है, मान लो आपने देखा होगा, चाहे मैं टाटा टीसीएस कंपनी की मैं चाहे बात कर लूं, है ना, टीसीएस कंपनी की बात कर लूं, चाहे मैं रिलायंस कंपनी की बात कर लूं, है ना। अरे सेक्टर बहुत सारे, जैसे इन्फोसिस भी हो गया, इन्फोसिस कंपनी की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। ये जो कंपनीज हैं, क्या ये सारी जितनी भी कंपनीज है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के मतलब होता है, बेसिकली कंपनीज एक्ट 2018 के अंदर मतलब कि क्या होता है, रजिस्टर्ड होते हैं, जिनको इन सभी कंपनी को गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जो गाइडलाइंस होती हैं, जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, वो फॉलो करनी पड़ती है। तो ये जो बेसिकली जो सेक्टर्स होते हैं हमारे, ऐसे कौन से सेक्टर्स होते हैं? ये होते हैं हमारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं। अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आप उस एरिया के अंदर देख सकते हैं कि कुछ आपको वहां पे आपके एरिया में कुछ फैक्ट्री दिख जाएंगे, कुछ जो शॉप दिख जाएंगे, है ना, पंखे की शॉप, मतलब कि किसी भी टाइप की शॉप आपको दिख सकती है, वहां पे कुछ आपको लोग काम करते हुए दिख जाएंगे, है ना, फैक्ट्रीज के अंदर भी काम करते हुए दिख जाएंगे। वो जो बेसिकली वो फैक्ट्रीज होती है, जो जो शॉप्स है, वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए किसी भी गाइडलाइंस को, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे कौन से सेक्टर होते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं, ठीक है। देखो एक बड़ी सी फैक्ट वाली बात है, हमारे इंडिया के अंदर बोला जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होने का रीजन क्यों है? क्योंकि देखो एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या दिखती है, देखो अब मैंने बोला हमारे, अब ये तो कुछ गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो कर ही नहीं रही है, ना ये पे स्लिप देती है, ना वो अपने एम्प्लॉय जो वहां पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं, ना ही उनको मेडिकल बेनिफिट देती है, ना हाउस अलाउंसेस देती है ना टीडीएस कटता है, कुछ नहीं होता है ना। तो ना ही मतलब सारी ये सब चीजें उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, ना ही इनके रिकॉर्ड को भी मेंटेन किया जाता है। अगर आप इनमें से किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हो, आपको वहां पर रिकॉर्ड होगा, है ना, आपको वहां पे नाम होगा, रजिस्टर्ड होगा, है ना, वहां पे आपके पीएफ भी कटते होंगे, आप देखते हो जब सैलरी स्लिप मिलती है वहां पे, तब बेसिकली हमारे सारे रिकॉर्ड्स वहां पे मेंटेन होते हैं। तो बोले बेसिकली यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करेंगे, वो सारा डेटा किसके पास होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, गवर्नमेंट के पास होगा। लेकिन मैंने बोला यार हमारे अंदर जो छोटे मोटे जो शॉप्स होती है, जो फैक्ट्रीज होती है, वो तो गवर्नमेंट किसी गाइडलाइंस को फॉलो कर ही नहीं रही है। जब वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करे, तो उनके पास रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे ना। अब रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर, तो वहां पे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर, इसका डेटा गवर्नमेंट के पास कहां से जाएगा? जरा समझ रहे हो? तो यहाँ पे गवर्नमेंट डेटा उनके पास होता है, जिसकी वजह से हमें जो हमारी कंट्री इसका डेटा न, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन के आधा से ज्यादा भाग जो कहाँ काम करती है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करती है ना। हमारे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ काम करती है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिनकी वजह से गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड ही नहीं कि वो लोग भी एम्प्लॉयड है, वो लोग भी काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं देखो ये एक लैक है ना, लैक ऑफ बेसिकली एविडेंस बोल सकते हैं, या लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है कि हमारे कंट्री के अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड है ना। क्या बातें यहाँ पे क्लियर होती है? तो यहाँ पे हमें समझ तो आ गया कि यार ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं। इसको जरा कुछ बातें यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं हम। देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये क्या होता है? अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सुपरविजन में होते हैं, है ना। वही ऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? आउटसाइड, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, है ना। क्या करते हैं? फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, हम बोल सकते हैं follows the rules and
रेगुलेशन को हमें फॉलो करते हुए दिख जाते हैं। बट जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले होते हैं, डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, है ना। ऑफ कोर्स बात है। एक चीज याद रखना, एक बात याद रखना, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट द्वारा कुछ जो एक्ट्स होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें मिनिमम वेजेस एक्ट होते हैं, चाहे फैक्ट्री एक्ट्स होते हैं। देखो फैक्ट्री सिंपली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बात करते हैं। अगर कोई भी पर्सन किसी हाजिडियस प्लेस में काम करना होता है तो उसको सेफ्टी मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करने चाहिए जो नेसेसरी होते हैं उस वर्क के कंडीशन में काम करने के लिए। चाहे मिनिमम वेजेस की हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी सेक्टर मतलब कि किसी भी जो कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो वहां पे एक मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है कि आप इतने से कम में एम्प्लॉय को हायर कर ही नहीं सकते। कि यहाँ पे सारी बातें समझ आती। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि यार जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, जैसे हमारे नियर बाय जितने भी फैक्ट्रीज होते हैं वहां पे बहुत कम पैसे में, भाई बहुत कम पैसे में लोगों को हायर कर लेते हैं, उनसे काम करवाते हैं, है ना। मतलब वो जितना एफर्ट काम में लगा रहे हैं, जितने घंटे दे रहे, जितना उनको मिलना चाहिए था उतना उनको नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्या बताए यहाँ पे क्लियर होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला जो ऑर्गेनाइजर सेक्टर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हमारे फैक्ट्री मिनिमम वेजेस एक्ट सब फॉलो किए जाते हैं। चाहे मैं फैक्ट्रीज एक्ट की बात कर लूं, चाहे मैं मिनिमम वेजेस एक्ट की मैं बात कर लूं, एक्सेट्रा, है ना। ये सारी चीज यहाँ पे क्या फॉलो किया जाती है, यहाँ पे पे मतलब कि फॉलो की जाती है। और यहाँ पे बात नो, यहाँ पे देखना एक बात याद रखना, जब भी मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की मैं बात करता हूँ वहां पे क्या होता है, वहां पे नो जॉब सिक्योरिटी, किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। मतलब यहाँ पे आपको कभी भी काम से निकाला जा सकता है। जैसे कि नॉर्मल अगर कंपनी निकालता है वहां पे क्या दिया जाता है, वहां पे 1 महीना पहले ही आपको क्या देता है, एक ईमेल सेंड कर देते हैं बेसिकली कि हम आपको अगले महीने से आप काम पर नहीं रखेंगे, पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है। लेकिन जब भी हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, आपको कभी भी किसी टाइम निकाल सकते हैं कि हाँ भैया हमें जरूरत नहीं, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे हमें काम नहीं करवाना है। ठीक है, सिंपल बात है। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं बताया, ना इन्फॉर्म किया, अचानक से बोले कि भैया नहीं करना, ऐसा चीजें होती है। तो यहाँ पे जो नो जॉब सिक्योरिटी होती है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं नो जॉब, यहाँ पर लो पेड जॉब होती है, जैसे मैंने बात किया था, यहाँ पे क्या होती है, लो पेड जॉब्स होती है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे क्या होती है, समझ आती है। और कुछ बातें इसके अंदर देख लेते हैं। देखो एक बात याद रखना, जब भी आप ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ओवर टाइम करते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें पेड लीव प्रोवाइड किया जाता है, पेड लीव्स प्रोवाइड किया जाता है। और ओवर टाइम अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको ओवर टाइम के हिसाब से क्या होता है, पेड किया जाता है। पेड मतलब पैसे दिए जाते हैं, है ना, कि आपने 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, 3 घंटे, उसके हिसाब से आपको क्या होता है, पैसे भी दिए जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। देखो पेड लीव का सिंपल मतलब होता है कि आपको किसी भी मतलब कि जैसे आप मतलब कि बीमार हो गए तो आपको बीमार में छुट्टी चाहिए, है ना। आपको किसी घर के किसी मतलब की जरूरत, आपको किसी काम से घर पे जरूरत थी तो आपको उसके लिए छुट्टी ली, आप उसको छुट्टी के हिसाब से पेड लीव दी जाती है। मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर चीजें होती है। मतलब कि आप छुट्टी करते हो लेकिन वो छुट्टी अगर मतलब की जेन्युइन होती है तो आपको उसके मतलब छुट्टी के पैसे नहीं काटे जाते, आपको छुट्टी के भी पूरे मंथ में आपको फुल पेमेंट कर दी जाती है। लेकिन जब भी मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मैं बात करता हूँ, आपको छुट्टी पहले तो दी नहीं जाती, है ना। वहां पे छुट्टी अगर लेते तो आपकी कहते हैं उस दिन की दिहाड़ी काट लेते हैं कि भैया तू आया नहीं, मैं तेरे 300 रुपए काट दिया, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर यहाँ तो भैया पेड, ओवर टाइम तो भूल ही जाओ, ओवर टाइम तो और भूल जाओ, ओवर टाइम तो यहाँ पे दिया भी नहीं जाता है। आप खुद ये बातें थ्योरेटिकली लग रही होगी लेकिन आप खुद ये बातें जाकर देख सकते हो जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे पूछना है कि आपके जॉब के घंटे कितने होते हैं, खुद बोलेंगे भैया हमसे तो 10 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। क्या आपको 12 घंटे के हिसाब से आपको, क्योंकि देखो गवर्नमेंट तो बोलते हैं 8 घंटे का काम है, 8 घंटे के काम के हिसाब से पेमेंट मिलती है, लेकिन उनसे जो एक्स्ट्रा घंटे काम, क्या उस एक्स्ट्रा घंटे की उनको पेमेंट दी जाती है, नहीं दी जाती। ठीक है, क्या बात है यहाँ पे समझ आती है। तो यहाँ पे ना ही कोई पेड लीव होता है, नो पेड लीव्स, और यहाँ पे होते हैं नो पेड फॉर ओवर टाइम, नहीं ओवर टाइम के लिए उनको पेमेंट दी जाती है। कि यहाँ पे सारी बातें यहाँ पे समझ आती है। और एक बात याद रखना, यहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर होते हैं, है ना, फिक्स्ड
वर्किंग आवर्स होते हैं, यहाँ पे काम करने के घंटे फिक्स होते हैं, यहाँ पे वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड, काम करने के घंटे यहाँ पे क्या होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे देखो, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देंगे, आपको कुछ क्या प्रोवाइड किए देंगे, बेनिफिट्स प्रोवाइड्स किए जाते हैं। जैसे कि बेनिफिट्स के अंदर क्या होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, चाहे मैं इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी आपको दी जाती तो है ना। उसके अलावा अगर मैं मेडिकल फैसिलिटी, यहाँ पे आपको क्या होता है, हाउस अलाउंसेस भी आपको दिए जाते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के जॉब में या किस तरह के काम आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नो बेनिफिट, यहाँ पे किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है, नो बेनिफिट्स, यहाँ पे किस तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। अब एक पॉइंट आता है, क्या गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी जॉब्स होती है क्या ऑर्गेनाइज्ड है? यस, वो ऑर्गेनाइज्ड है। वो क्या गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही है? ऑफ कोर्स कर रही है। तो गवर्नमेंट जॉब क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स काफी अच्छा लगा होगा। एंड आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो तो आप क्या कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।